Hello students, welcome again. Today our topic is workman compensation reserve. The treatment of workman compensation reserve at the time of dissolution of partnership firm is different the time of dissolution of partnership. ठीक है, अब तक हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो भी ट्रीटमेंट किया था, अब हम फर्म का ही डिसोल्यूशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट होगा। अब हमें क्या करना है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर हमने बना रखा है तो सबसे पहले किस लिए हम इसे बनाते हैं, ये आउट ऑफ प्रॉफिट बनता है और हम इसे इसलिए बनाते हैं कि फ्यूचर में अगर एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई लाइबिलिटी हुई संस्था की तो वो लाइबिलिटी इस रिजर्व से पूरी कर दी जाएगी। अब क्योंकि आज हम संस्था को बंद कर रहे हैं, इसके आगे तो कोई लाइबिलिटी होनी ही नहीं है, तो इसका ट्रीटमेंट अब आप डिसोल्यूशन के टाइम क्या करोगे, इसके लिए आपको सबसे कुछ केस है उस केस को ध्यान में रखेंगे कि क्या क्लेम है या नहीं है, क्लेम इज इक्वल टू है, लेस देन है या मोर देन है। ठीक है, तो केस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पे केस नंबर 1 लेके चलते हैं। अगर कोई भी क्लेम नहीं है, केस नंबर 1, इफ देयर इज नो क्लेम, इसका मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो बनाया है लेकिन यहाँ पे कोई भी क्लेम संस्था में नहीं है, तो क्या करोगे आप सारे के सारे रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी, यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर कोई भी क्लेम नहीं है तो आपको क्या करना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को सभी पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है। इसका मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स की कैपिटल में अकाउंट में आएगा। सेकंड केस, केस नंबर 2, इफ देयर इज ए क्लेम, लेकिन जो क्लेम है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम है। क्लेम तो है लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो ये हमारा 20,000 का बना रखा है और जो क्लेम हुआ है वो 10,000 का बना है। ठीक है, तब आप क्या करोगे कि जितने अमाउंट का क्लेम है उस अमाउंट की से रिजर्व को आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। रियलाइजेशन अकाउंट में आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। और कितना रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, जितना की क्लेम है, क्योंकि क्लेम को अब हम पे करेंगे और पे कहाँ करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में। बाकी जो एक्सेस है उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसके लिए, देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 का है। अभी मैंने बताया जितने का क्लेम है उसे आप रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दीजिए, टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000। ठीक है, कितना रिजर्व हमने रियलाइजेशन में भेजना है, 10,000। क्यों, क्योंकि क्लेम कितने का है, 10,000 का। बाकी का क्या करें, 10,000 का एक्सेस है उसे आप ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 10,000। केस नंबर 2 कि अगर क्लेम कम है, रिजर्व ज्यादा है, तो जितना क्लेम है रियलाइजेशन में ट्रांसफर कीजिए, एक्सेस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। केस नंबर 3, व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज इक्वल टू क्लेम, इसका मतलब 20,000 का रिजर्व बनाया था, 20,000 का क्लेम हो गया, तो क्या करें, सारा का सारा रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 20,000, क्योंकि जितना क्लेम है उतना हमें रिजर्व को ट्रांसफर करना है। अब उतना ही क्लेम है जितना कि रिजर्व है, तो सारे के सारे रिजर्व का हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। केस नंबर 4 क्या होगा, अगर हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लेस देन द क्लेम,
इसका मतलब क्लेम ज़्यादा है। वर्कमैन कंपनसेशन 20,000 का था, क्लेम हो गया है भाई 25,000 का। अब क्लेम इंक्रीज हो गया है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सारा का सारा जो रिजर्व है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे। ठीक है, एक ही एंट्री होगी इसकी भी, क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 टू रियलाइजेशन। $20,000 क्लेम जो ज्यादा है 5,000 का, वो हम रियलाइजेशन अकाउंट से ही चार्ज करके यहीं पे करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 25,000। ठीक है, तो 25,000 में से 20,000 तो रिजर्व में से यूज कर लेंगे, 5,000 हम संस्था से पे करेंगे। पे करना है 25,000। तो इसका मतलब इस पॉइंट को आप ध्यान दोगे, अगर हमारा क्लेम ज्यादा है तो सारे के सारे रिजर्व को आपको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। देयर आर 4 केस। अब देखते हैं क्वेश्चन। सेम यही एंट्री करनी है, कोई अलग बात नहीं है। तो क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है आपका, इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट ही है। ए बी पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 रेशियो दे रखी है। एक ही रेशियो होगी, यहाँ कोई न्यू और ओल्ड का कोई रिलेशन चक्कर नहीं है। ठीक है, रेशियो एक ही रहेगी। फर्स्ट आपने दे रखा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट 1,50,000 एंड बैलेंस शीट में 1,50,000 का वर्कमैन कंपनसेशन दे रखा है और क्लेम हुआ है देयर वाज नो लाइबिलिटी टुवर्ड वर्कमैन कंपनसेशन, कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो क्या करें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,50,000। अगर कोई क्लेम नहीं है तो ए और बी दोनों में हम बांट देंगे। 2 A's कैपिटल 2 B's कैपिटल, रेशियो है 2:1 रेशियो, तो 2:1 में बांट देंगे। ये हो जाएगा आपका 1,50,000। केस नंबर 2, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट 1,50,000 इन द बैलेंस शीट एंड लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज असर्टेन 90,000। 1,50,000 का रिजर्व है, लेकिन अब 90,000 का क्लेम भी है। तो हमने किया था जितने का क्लेम हो उतने का रिजर्व ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ट्रांसफर कर दीजिए रियलाइजेशन अकाउंट में। बाकी का क्या करेंगे, एक्सेस अमाउंट को बांट देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। 2 A's कैपिटल 2 B's कैपिटल। एक्सेस कितना बचा, 60,000। 2:1 में बांट दो 60,000 को ए और बी में, और ये हो जाएगा आपका 40,000 20,000। ये एंट्री हो जाएगी आपकी। जितने का क्लेम था रियलाइजेशन में डाल दीजिए, एक्सेस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दीजिए। नेक्स्ट है आपका वर्कमैन कंपनसेशन 1,50,000 इन द बैलेंस शीट एंड लाइबिलिटी वाज असर्टेन 1,50,000। इसका मतलब जितने का क्लेम था उतने की ही लाइबिलिटी हो गई है, क्लेम आ गया है। तो सारा का सारा रिजर्व हमें रियलाइजेशन में डाल देना है। अब कोई भी अमाउंट हमारे पार्टनर्स के लिए नहीं बचा, तो हम पार्टनर्स को कोई भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,50,000 एंड लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज असर्टेन 2 लाख। अब देखिए, जो क्लेम है वो 2 लाख का बना है। ठीक है, क्लेम है 2 लाख का है, लेकिन हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो केवल 1,50,000 का है। तो मैंने आपको बताया था अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज़्यादा क्लेम है तो आप सारे के सारे रिजर्व को ट्रांसफ़र कर दो। कहाँ पे करना है, रियलाइजेशन में। तो सेम एंट्री,
अगर क्लेम 2 लाख का भी है तो एंट्री हमारी रिजर्व की यही रहेगी कि सारा का सारा रियलाइजेशन रिजर्व अकाउंट हमें रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देना है। एक और केस यहाँ पे दे रखा है, देयर वाज नो कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया ही नहीं संस्था ने, एंड फर्म हैज टू पे 40,000 एज कंपनसेशन टू द वर्कर, लेकिन कंपनी को 40,000 रुपये का कंपनसेट करना पड़ा वर्कर्स को। यहाँ पे कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, केवल 40,000 रुपये पे किए हैं, तो एंट्री हो जाएगी बेटा यहाँ पे। अगर कोई रिजर्व नहीं है तो सारा का सारा रियलाइजेशन से चार्ज करना है आपको, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000। हमने फिर सारा का सारा रियलाइजेशन से कर लेना है। देखिए जो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा होता है, जो भी कुछ पे करना होता है आपको मैंने पहले ही बता दिया था, देयर आर 3 स्टेप रियलाइजेशन अकाउंट। फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, एसेट और लाइबिलिटी का ट्रांसफर करोगे। सेकंड में आप यहाँ पे टू बैंक करके, अगर संस्था कुछ पे कर रही है तो टू बैंक आएगा। इसका मतलब जो भी पे करना संस्था को, तो एंट्री क्या हो जाएगी, अगर क्रेडिटर पे करने, जो भी आउटसाइड लाइबिलिटी पे करनी है उसके लिए एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हम यहाँ पे किसी एसेट का नाम नहीं लिखेंगे, किसी लाइबिलिटी का नाम नहीं लिखेंगे, एसेट और लाइबिलिटी की जगह ले ली है अब रियलाइजेशन अकाउंट ने। नरेशन में स्पेसिफाई करेंगे कि यहाँ पे क्या पे किया गया है, फॉर पेमेंट टू वर्कर्स फॉर क्लेम। नरेशन में क्लैरिफाई करेंगे। ये था हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो ट्रीटमेंट है। अब हम जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट करेंगे वो करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जब हम संस्था को बंद कर रहे हैं, जब संस्था को हम बंद करेंगे तो सभी एसेट्स को हमें सेल करना है और लाइबिलिटी को पे करना है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं संस्था में। एसेट को सेल करने में भी एक्सपेंसेस आते हैं, उनको मार्केट तक ले जाना, डील करने में कुछ एक्सपेंसेस लग सकते हैं, ठीक है। इसी तरह पेमेंट में भी कुछ एक्सपेंसेस लग सकते हैं, लाइबिलिटी के पेमेंट में, तो इन्हें हम कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो अब हम देखते हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट यहाँ पे करेंगे। इसके भी हमारे पास कुछ केस हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत बार ये आपके एग्जाम में आता है, इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री, ठीक है। तो 4 से 5 केस है इसके, तो ध्यान से समझोगे तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल ईजी है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, केस नंबर 1 है, फर्स्ट व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म। अब देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर के तो नहीं है, किसके हैं, फर्म के हैं। अब फर्म पे कर रही है, तो मैंने अभी बताया था जो कुछ भी पे करेगी फर्म, वो कहाँ पे करेगी, रियलाइजेशन में, ठीक है। एंट्री क्या हो जाएगी, फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। आपको एक्सपेंसेस का नाम नहीं लिखना, अकाउंट का नाम लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। संस्था से क्या जाएगा, टू बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट, ये एंट्री होगी। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस संस्था के द्वारा पे किए जाते हैं, पेड बाय द फर्म, तो आपकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपको नहीं लिखना, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट लिखना है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में है हमारा व्हेन एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन आर पेड बाय ए पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, इसका मतलब फर्म को पे करने थे, फर्म के बिहाफ पे किसी पार्टनर ने पे कर दिए। अब एक बार ध्यान से देखिए, अगर फर्म का कोई भी एक्सपेंसेस
पार्टनर पे करता है कोई भी एक्सपेंसेस या कोई भी लाइबिलिटी पार्टनर के द्वारा पे किया जाता है, तो फर्म इसका क्या करेगी, पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज कर देगी। पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर देगी, इतने अमाउंट से इंक्रीज। क्यों इंक्रीज किया, क्योंकि ये संस्था की लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस था, पार्टनर ने किया है, तो संस्था क्या करेगी, पार्टनर्स की कैपिटल में वो एक्सपेंसेस ऐड कर देगी, बढ़ा देगी, कैपिटल को इंक्रीज कर देगी। ठीक है, उतना पैसा हम उसकी कैपिटल में बढ़ा के दे देंगे। अगर फर्म की कोई भी एसेट किसी पार्टनर के द्वारा ली जाती है, ठीक है, तो फर्म क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी कैपिटल को, कैपिटल में से उतना पैसा लेस कर देगी। अगर मान लो ए की कैपिटल है संस्था में 1 लाख, अब ए ने इन्वेस्टमेंट ले लिया है संस्था का 50,000 में, तो आप बताइए ए ने इन्वेस्टमेंट एसेट ले ली है संस्था की 50,000 में, उसको 1 लाख रुपए की कैपिटल थी, तो अब हम कहेंगे संस्था में उसका 50,000 पैसा ही रहा है, उसकी कैपिटल है 50,000। अब जो संस्था है, फर्म है, उसे 50,000 कैपिटल के भी पे कर देगी और ए का हिसाब चुकता हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 50,000 की उसने एसेट ले ली है। अगर लाइबिलिटी पे करता तो ए, अगर लाइबिलिटी पे करता ए कि 20,000 के क्रेडिटर्स ए ने पे कर दिए, अब एक को तो पे नहीं करने थे लेकिन ए ने पे कर दिए, तो अब संस्था क्रेडिटर्स को पैसा संस्था ने नहीं दिया, अब ए को दे देगी। अब ए को कितना कैपिटल देगी, 1,20,000। क्यों, क्योंकि 20,000 की जो फर्म की लाइबिलिटी थी वो ए ने पूरी की है, ए फर्म से ले लेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा चलिए, अब हम कह रहे थे कि पार्टनर ने पे किया है लेकिन फर्म को पे करना था ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। जैसा कि मैंने अभी बताया कि पार्टनर्स की कैपिटल को फिर हम इंक्रीज कर देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से। ठीक है, अब ये संस्था का एक्सपेंसेस था, तो भाई संस्था का एक्सपेंसेस तो किस अकाउंट में जाएगा, रियलाइजेशन में एंट्री हो जाएगी। संस्था का एक्सपेंसेस है तो भाई रियलाइजेशन में जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। संस्था ने तो पे नहीं किया, अगर संस्था पे करती तो टू बैंक लिखते, यहाँ किसने पे किया है, यहाँ तो पार्टनर ने पे किया है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमने पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज कर दिया इतने अमाउंट से। ठीक है, संस्था पे करे तो टू बैंक, पार्टनर पे करे तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट केस नंबर 3। When the firm has agreed to pay a fixed amount to the partners toward the realization expenses and partner has to bear the expenses। ये थोड़ा सा पॉइंट अलग हो गया है। रेमुनरेशन दिया जा रहा है टू ए पार्टनर। ठीक है, देखो अब इस पॉइंट को ध्यान से समझोगे। कई बार फर्म, मान लो ए पार्टनर है, ए से कहती हैं, सभी पार्टनर मिलके कहते हैं कि ए को कि आप सारी एसेट को सेल कर दो, लाइबिलिटी को जितने भी लाइबिलिटी है उसको पे कर दो, और जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो भी तुम ही पे कर दो। इन सभी कामों के लिए हम जो संस्था है उसे एक फिक्स्ड अमाउंट पे कर देगी। ठीक है, अब ए इसके लिए तैयार हो जाता है कि संस्था, ठीक है, कि आप मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट दे दो, मैं ये सारा काम कर दूंगा। तो अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ए के हैं। क्यों, ए एग्री हो गया है कि मैं एसेट को सेल करूंगा, लाइबिलिटी को पे करूंगा और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करूंगा, और इसके बदले में संस्था उसे एक फिक्स्ड अमाउंट दे रही है, कमीशन दे रही है, रेमुनरेशन दे रही है। तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, अब क्योंकि एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जा रहा है, तो एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो रेमुनरेशन 10,000 का है, ठीक है, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अलग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 हो, जरूरी नहीं है। मान लो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 के हुए।
अब क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर को बियर करने हैं तो संस्था इस 5,000 की कोई भी एंट्री अपनी पुस्तकों में नहीं करेगी। संस्था केवल उतने अमाउंट का जो रेम्यूनरेशन ए को दे रही है इन सभी चीज़ों के बदले में केवल उसकी एंट्री अपनी पुस्तकों में करेगी। तो आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को भूल जाते हैं, सिर्फ वो अमाउंट देखते हैं जो रेम्यूनरेशन के रूप में संस्था दे रही है। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। संस्था का एक्सपेंसेस रेम्यूनरेशन है जो कि 10,000 है। किसको दे रही है? पार्टनर को। पार्टनर को कभी भी कैश में नहीं देती, उनकी कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देती है। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए अगला केस देखते हैं हम। केस नंबर 4। केस नंबर 4 में सिचुएशन है व्हेन द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय द पार्टनर। पार्टनर ही बियर कर रहा है इस केस में। देखो इस केस में भी पार्टनर ने ही बियर किए हैं एक्सपेंसेस को। अभी नेक्स्ट केस में भी पार्टनर के द्वारा बियर किए जाने थे एंड एक्सपेंसेस पेड टू बाय द फर्म। इसका मतलब फर्म पे कर रही है, फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर। केस देखिए क्या है। इस केस में पार्टनर को पे करने हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। पार्टनर कहता है अभी मेरे पास कैश नहीं है, तो संस्था के कैश से पे कर दिया जाता है। अगर संस्था के कैश से पे किया जाएगा तो संस्था उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेगी। संस्था उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेगी कि आज तो मैं आपके एक्सपेंसेस दे रही हूँ और ये एक्सपेंसेस मैं आपकी कैपिटल में से कम कर दूंगी। ठीक है, तो संस्था ने क्या किया? पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्योंकि ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर को देने थे, जबकि पार्टनर के बिहाफ पे संस्था दे रही है। अब संस्था दे रही है तो संस्था की तरफ से कैश तो कम होगा, बैंक तो कम होगा। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी इसके लिए? देखिए एंट्री हो जाएगी आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इन्होंने डिक्रीज किया है तो डेबिट कर दो, और संस्था की यहाँ से बैंक जा रहा है तो टू बैंक क्रेडिट कर दीजिए। एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और नेक्स्ट केस है नो एंट्री विल बी पास्ड इफ द एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न एंड पेड बाय द पार्टनर आउट ऑफ हिज पॉकेट। केस नंबर 5। पेड एंड बियर बाय पार्टनर। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए गए हैं और बियर भी करने थे पार्टनर को ही, ठीक है, पार्टनर्स के ही एक्सपेंसेस थे, पार्टनर को ही तो बियर करने हैं और पार्टनर ने ही पे किया है, तो इसमें संस्था को कोई रोल ही नहीं। तो संस्था अपनी पुस्तकों में कोई भी एंट्री नहीं करेगी, नो एंट्री। संस्था का कोई रोल ही नहीं है, पार्टनर ने पे किए है, करने भी पार्टनर को ही पे थे, बियर पार्टनर को ही करना था, तो इसलिए संस्था अपनी पुस्तकों में कोई भी एंट्री नहीं करेगी। इस एक्सपेंसेस से रिलेटेड आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब तक क्वेश्चन में आपको क्लियरली ये ना बोला जाए कि पार्टनर के द्वारा पे किया गया है, सिर्फ ये बोला जा रहा है एक्सपेंसेस पेड, तो समझ जाओ फर्म ने पे किए हैं। अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि पेड बाय द फर्म और बाय द पार्टनर, कुछ भी नहीं लिखा, तो आपको पेड बाय द फर्म मानना है, ये मानना है कि संस्था ने पे किए हैं। अगर पार्टनर ने पे किए होंगे तो इसके लिए आपको क्वेश्चन में क्लियरली कोई क्लू दिया हुआ होगा, अदरवाइज आपको मानना है कि एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, फर्म ने पे किए हैं।